नमस्कार बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर वालों को हिंदी में आधुनिक काल के जयशंकर प्रसाद कवि की रचना कामायनी के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारी चर्चा का विषय रहेगा कामायनी। देखिए, कामायनी जो है आधुनिक काल का प्रथम आधुनिक महाकाव्य है। इसके बारे में तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जयशंकर प्रसाद को इसी रचना से मिली है। और इन्होंने कामायनी को कहा गया है कि क्योंकि इसमें यंत्र और तर्क पर आधारित समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति है। कामायनी के पश्चात महाकाव्य लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मानव की स्थिति परिस्थिति का पूर्ण विकास मिलता है इस कामायनी में। इसमें 15 सर्ग है। कौन कौन सा? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। देखिए, आज हम कामायनी का सारांश बताएंगे। देखिए, लेकिन आपके सिलेबस में जो है ये आशा सर्ग है। आशा सर्ग पहले हम कामायनी का सारांश बताएंगे, फिर स्पेशल आशा सर्ग के बारे में बताएंगे जो आपके सिलेबस में है। देखिए, चिंता से मानव की प्रकृति ऐसी है कि चिंता से शुरू होती है और बाद में आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा सर्गों के द्वारा कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने बताया है अपनी कथा को सर्गों के द्वारा। अब देखिए, इन्होंने कहा कि कामायनी प्रसाद द्वारा सृजित एक ऐसा ही उच्च कोटि का महाकाव्य है जिसकी कथा के संबंध में स्वयं प्रसाद जी लिखते हैं। इन्होंने कहा कि यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण है। इसलिए मनु, श्रद्धा, ईड़ा आदि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए भी सांकेतिक अर्थ का भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा जयशंकर प्रसाद ने खुद ही लिखा है। जैसे 3 मुख्य पात्र हैं इसमें, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। जैसा इसका सार जो कहानी है इसके बारे में हम बताएंगे कि स्थूल रूप में कामायनी का प्रारंभ देव संस्कृति के विनाश से होता है और यह विनाश भीषण जल प्लावन से हुआ था, जिसमें केवल मनु जीवित बचे क्योंकि वे देव सृष्टि के अंतिम अवशेष थे। जल प्लावन के बाद जल प्लावन समाप्त होने पर मानव जाति का विकास हुआ, जिसके मूल में चिंता थी। जैसे मानव जाति का विकास हुआ, जैसा कि आपने आशा सर्ग में है कि जब प्रलय होता है आनंद चारों तरफ जल ही जल रह जाता है और उसमें सिर्फ एक मनु ही बचे रहते हैं। उन्हीं का वर्णन है कि जल प्लावन समाप्त होने पर मानव जाति का विकास हुआ, जिसके मूल में चिंता थी। उसके कारण ही मानव में जरा और मृत्यु की अनुभूति जागी। एक दिन काम की पुत्री श्रद्धा मनु के समीप आई और वे दोनों साथ साथ रहने लगे। भावी शिशु की कल्पना में निमग्न श्रद्धा को एक दिन ईर्ष्यावश छोड़कर चल दिए। उनकी भेंट शासक प्रदेश की अधिष्ठात्री ईड़ा से हुई। ईड़ा ने उसे शासन का भार सौंप दिया, पर ईड़ा पर मनु के अत्याचार आधिपत्य भाव को देखकर वहाँ की प्रजा ने एक दिन विद्रोह कर दिया। मनु आहत हो गए। तभी श्रद्धा उन्हें खोजती हुई वहाँ आ पहुँची और उनका पुत्र मानव भी साथ था, किंतु मनु पश्चाताप में डूबे थे। वह उन सबको छोड़कर फिर वहाँ से चल दिए। श्रद्धा ने मानव को ईड़ा के पास छोड़ दिया और अपने मनु की खोज में चल दी। उसकी खोज सफल हुई। मनु उसे मिल गए। अंत में शाश्वत प्रदेश में सभी प्राणी कैलाश पर्वत पर जाकर श्रद्धा और मनु के दर्शन करते हैं। कामायनी मानव की कथा तो है ही, पर इसके माध्यम से प्रसाद जी ने अपने युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी उभारा है। चिंता से आरंभ आनंद तक यह महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है। यूँ तो कथावस्तु वेद, उपनिषद, पुराण आदि से प्रेरित है, किंतु कवि ने मुख्य आधार सतपथ ब्राह्मण को स्वीकार किया है। सतपथ मतलब सही रास्ते पे चलने वाला। सतपथ ब्राह्मण ने प्रथम कांड 8वें अध्याय से जल प्लावन संबंधी उल्लेखों का संकलन कर प्रसाद ने इस काव्य का कथानक निर्मित किया है। जैसे कि प्रसाद ने जब इनकी मुलाकात, जब सृष्टि का निर्माण यहाँ पे दिया गया है कि मनु पूरा जल प्लावन के बाद सृष्टि पे कोई नहीं बचता है, पहले मनु आते हैं और फिर वो खोज करते हैं
उनके बाद वो ढूंढते श्रद्धा से उनकी मुलाकात होती है। श्रद्धा जिसके सौंदर्य से मुग्ध थे, और ईड़ा जो है बुद्धि का, जो हृदय के प्रतीक थी श्रद्धा, और ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है। ये श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं, फिर ईड़ा से इनकी मुलाकात होती है। फिर ईड़ा से भी ये संतुष्ट न होकर वहाँ से भी चले जाते हैं। अब देखिए इसमें है कि किंतु कवि ने मुख्य आधार सतपथ लिया है। प्रसाद ने इस काव्य का कथानक निर्मित किया है, साथ ही उपनिषद और पुराणों में मनु और श्रद्धा का जो रूपक वर्णित है उन्होंने उसे भी स्वीकार नहीं किया। चारों ओर जल ही जल था और तरुण तपस्वी देवताओं की भूमि शमशान भूमि साधना कर रहा था। प्रलय का जल धीरे धीरे उतरने लगा, ऐसा कामायनी में वर्णित किया गया है। पहले चिंता सर्ग में, चिंता सर्ग में जो था, बाढ़ आती है, तूफान आता है, चारों तरफ जल, सब सृष्टि नष्ट हो जाती है, वो चिंता का विषय, सब तरफ जल प्लावन होता है। और आशा सर्ग में है, आशा सर्ग में जब मनु बचते हैं उनके मन में आशा जगती है कि जैसे मैं बचा हूँ इस धरती पर और भी कोई प्राणी होगा, ऐसा करके आशा। फिर से जो सूर्य की किरण निकलती है और धूप पड़ती है धरती पे, पेड़ पौधे उगाते हैं, तो एक आशा जगती है उनके मन में। यहाँ से आशा सर्ग था, आशा सर्ग की कथा वस्तु को बताया गया। इसके बाद देखिए इसकी आशा सर्ग की कि 15 सर्गों में निबंध महाकाव्य काव्यात्मक कृति कामायनी चिंता सर्ग से प्रारंभ होकर आनंद सर्ग में समाप्त होती है। देखिए आशा सर्ग इस ख्यातिलब्ध कृति का दूसरा सर्ग है। यह सर्ग उषा के वर्णन से आरंभ होता है। ये उषा का वर्णन, उषा मतलब होता है सुबह, उषा के वर्णन से आरंभ होता है। अब देखिए इसमें उषा कहते हैं कि चिंतातुर असहाय और अकेले मनु जब हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठे प्रलय के उपरांत का, जब प्रलय के उपरांत चारों तरफ मनु देखते हैं, दृश्यावलोकन करते हैं, चारों तरफ देखते हैं, उस समय का वर्णन कि उन्हें चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है। प्रलय की प्रजाति कालरात्रि के बाद प्रातःकाल हुआ है, सूर्य देव प्रकट हुए, धीरे धीरे प्रकृति का रूप परिवर्तित होने लगा। वे देखते हैं कि प्रलय के उपरांत प्रकृति शांत हो चुकी और धरा रूपी सुंदरी बधु सिंधु रूपी सेज पर सजी धजी संकुचित बैठी है, और प्रलय रूपी रात्रि में उसके साथ जो घटित हुआ उसे स्मरण कर मान किए हुए ऐसी सी है। देखिए इसमें बताते हैं कवि कि जब प्रलय, आशा सर्ग में प्रलय के बाद प्रलय रात्रि बीत गई, काल रात्रि बीत गई, वो भयंकर रात्रि जब प्रलय था और उस समय चारों तरफ जल ही जल था, लेकिन जैसे ही सुबह होती है आशा जगती है। आशा मानिए या फिर जीवन की ऊषा, ऊषा मतलब सुबह, भोर होता है और जीवन में एक मनु के मन में एक आशा जगती है कि अब से सृष्टि का निर्माण। कहते हैं कि चारों तरफ जो धरा है वो सुंदरी बधू की तरह दिखने लगी, और जो सूर्यदेव प्रकट हुए और धीरे धीरे प्रकृति भी क्या होती है, परिवर्तित होने लगी। पहले जो जल ही जल दिखाई दे रहा था, अब छोटे छोटे पौधे दिखाने, प्रकृति का बदलाव फिर से मनोरम हो गया। यहाँ पे कहते हैं कि वे देखते हैं त्रस्त प्रकृति के विवरण मुख पर पुनः हंसी छा गई और स्वर्णिम धूप चतुर्दिक फैल गई है, और हिम शिखर जो है कोमल आलोक में चमकने लगे। गले हुए हिमखंडों के शीतल जल से धुली हुई वनस्पतियाँ साफ दिखाई देने लगी। इस सकारात्मक प्राकृतिक परिवर्तन को देखकर मनु के मन में आशा का संचार होता है और जीवन मोह उन्हें उत्साहित करने लगा। चेतना प्रबुद्ध होने लगी। इस सुंदर रमणीय एकांत प्रकृति प्रदेश में मनु के मन मस्तिष्क में यह जिज्ञासा होती है कि सूर्य चंद्र पवन पूषा वरुण आदि किसकी इच्छा से अपने कार्य करते हैं। ऐसा मनु के मन में प्रश्न होता है, जिज्ञासा आती है, और वह सोचते हैं कि यह महानील विराट आकाश में ग्रह नक्षत्र विद्युत कण किसे खोजते परिभ्रमण कर रहे हैं। वह कौन है जिसकी सत्ता को सभी मौन भाव से स्वीकार करते हैं। उन्हें स्पष्ट लगता है कि हम अपनी शक्ति पर थोड़ा देर के लिए भले ही अभिमान कर लें, किंतु हम सभी परिवर्तन के पुतले हैं, अंततः हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा तो माना ही जाता है। अभी भी देखिए ये परिवर्तन, ये शरीर जो है परिवर्तन, ये प्रकृति भी परिवर्तन है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अभी धूप है, अभी बारिश होने लगे, कब आ जाए। देखिए अभी प्रकृति में है, अभी तो एक वायरस आया है जिससे पूरा तहलका मच गया है पूरे विश्व में।
देखा गया है। ऐसे ही प्रकृति आप सुनामी देखते हैं, भूकंप देखते हैं, चक्रवात देखते हैं, इसका कोई समय नहीं है कब क्या आ जाए। लेकिन ये यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के मन में जिज्ञासा होती है कि ये सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रगण कोई तो है जो इसको चला रहा है, कोई है जो हमारा केंद्र बिंदु है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि इनके मन में ये प्रश्न होता है और कहते हैं कि ये परिवर्तन है, जो हम परिवर्तन के पुतले हैं, अर्थात हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा उनके मन में प्रश्न होता है। और उन्होंने मनु वहीं एक अत्यंत स्वच्छ गुफा में अपना निवास बनाते हैं और वहीं रहकर तप साधना में निरत यज्ञ करते हैं। उन्हें लगता है जैसे मैं बच गया हूँ, संभव वैसे ही कोई और प्राणी भी बच गया हो। यह सोचकर वे अवशेष या सामग्री में थोड़ा सा अन्न असंभव अपरिचित व्यक्ति के लिए रोजाना कुछ दूर रख जाते हैं। वे किसी चिर परिचित की आकांक्षा करने लगते हैं और सोचते हैं कोई उनका भी साथी होता ताकि जीवन शून्य न रह जाता। एक दिन अचानक वे नींद से जागे, एक दिन अचानक वो नींद से जागे और गुफा से बाहर निकलकर चतुर्दिक फैली स्वरूप रम्य रूपी चांदी को देखते हैं। प्रकृति का यह मनोरम रूप दृश्य उनकी सोई हुई वासना को जगा देता है और रात्रि में अपनी काल्पनिक प्रेयसी से मिलाने का, परिचित कराने का अनुरोध करते हैं। यही आशा सर का कथासार है। देखिए आशा सर का कथासार, इन्होंने इनके मन में, जैसा कि आपने बताया कि प्रलय के बाद जैसे ही उषा सुबह होती है, भोर होता है, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, प्रकृति अपना स्वरूप बदल देती है। उस समय जो एक आशा जगती है कि फिर से हमारा जो जीवन है सुखमय होगा और सब चीज़ ठीक हो गया है। जैसा कि आप देखते हैं कि कभी कुछ होता है फिर इसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, ऐसा ही उस समय हुआ। सब चीज़ ठीक हो गया, प्रकृति फिर से हरी भरी हो गई, चारों तरफ सूर्य हो गए। उन्होंने कहा, जब ये प्रलय देखने के बाद उनके मन में ये जिज्ञासा होती है, ये प्रश्न होता है, ये मन में भाव आता है कि कोई न कोई है जो हमको चला रहा है, क्योंकि ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा कोई है जो इसको चला रहा है, जगह फैला रहा है। इसीलिए हम परिवर्तन के पुतले हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। कब क्या हो जाए, जब सब कुछ ठीक हो जाता है, उनके मन में आशा जगती है। फिर इसके बाद वो रहते हैं और एक गुफा में अपना निवास स्थान बनाते हैं। वहाँ कुछ यज्ञ आदि, जैसे पहले के जो ऋषि मुनि कभी यज्ञ किए होते हैं, उसका कुछ अवशेष वहाँ पड़ा रहता है, जिसको वो इकट्ठा करते हैं और जब कोई भी अनाज या कोई भी चीज़ खाने पीने वाली, वो अपने यहाँ से कुछ दूरी पे रख देते हैं कि शायद जैसे मैं इस प्रलय में बच गया, शायद कोई अपरिचित सा व्यक्ति भी बचा होगा। उसके लिए वो हमेशा अन्न और कुछ चीज़ें वो क्या करते थे, दूर कहीं रख देते थे। और उनको भी जैसे समय बढ़ता जाता है, उनको भी एक साथी की ज़रूरत होती है। वो चाहते हैं कि हमारे साथ ये सूनापन, कब तक मैं अकेले इस सृष्टि में, इस जगत में मैं कब तक अकेले रहूँगा, मेरा साथी भी मेरे साथ होना चाहिए। ऐसा कर कर उनके मन में आशा जगती है। यही आशा सर्ग का कथासार है। देखिए इसके बाद है कामायनी की पंक्तियाँ, जो है पहले पंक्ति है उषा सुनहले। जैसा कि हमने बताया था कि प्रलय के बाद जो सुबह होती है उस समय उषा की किरणें, यहाँ पे भी उसी का वर्णन है। देखिए, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। जब प्रलय के बाद प्रलय के बाद सारा चीज़ जल प्लवन हो जाता है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, उस समय सुबह के टाइम उषा के सुनहले तीर बरसती। कहते हैं कि जब नवप्रभात की संध्या बाद सूर्य की किरणों के रूप में सुनहले बाणों की वर्षा करती हुई विजय की शोभा के समान निकलती है, जय लक्ष्मी से उदित हुई। उसकी जो किरणें हैं, ऐसे लग रहा है कि जय लक्ष्मी से विजय की किरणें की तरह उदित हो गई है। और उधर पराजित काल रात्रि, जो काल रात्रि अभी बीती है, पराजित सी, कहते हैं कि उसने निकलने के साथ ही प्रलय की जो रात थी उससे हार खाई हुई जल में क्या हो गई, डूब गई। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिस समय प्रलय की रात उषा के सुनहले तीर बरसती, जब उषा सुबह सूर्य की किरणें ऐसे फैलती हैं जैसे विजय की पताका
विजय पताका ली हुई हैं, जय लक्ष्मी की तरह जयकार करती हुई उदित हैं। और उधर पराजित काल रात्रि, और उधर जो काल रात्रि बीती हुई रात में, जो काल रात्रि जो थी, प्रलय की रात्रि थी, वो जैसे जल में डूब गई हो, अंतर्निहित हो गई हो, ऐसा वर्णन है। कहते हैं कि विशेष में प्राचीन काल में एक प्रतियोगिता होती थी, जिसमें दो प्रतियोगी पानी में खड़े होकर एक दूसरे पर तीर छोड़ते थे। हारने वाला पानी में डूब जाता था। यहाँ भी कवि ने उषा प्रलय की रात को दो प्रतियोगियों के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे दो प्रतियोगी हैं, एक उषा है और एक सायं है। जैसे सूर्य उगता है और दूसरा काल रात्रि जो प्रलय थी वो क्या होती है, तुरंत क्या होती है, डूब जाती है, अंतर्निहित हो जाती है। प्रभात के सूर्य किरणों का रंग लाल पीला होता है, पुराना सोना जिसे पासा कहते हैं, और लाल हो जाता है। उसी आशय से कवि ने सूर्य किरणों को सुनहला तीर कहा है, सुनहले तीर। और देखिए विशेष में है कि यहाँ सुनहले तीन इन अंश के रूपाशोक्ति अलंकार है। उषा और कालाती में प्रतियोगियों के व्यवहार का आरोप किया गया है, इसलिए समासोक्ति अलंकार है। लक्ष्मी में उपमा अलंकार, यहाँ बरसाती प्रयोग न कर बरसती है। बरसती मतलब कि भाषा व्याकरण की दृष्टि से शिथिल है। इस प्रकार अंतर्निहित के स्थान पर अंतर्निहित का प्रयोग है, जिसका अर्थ होता है भीतर रखा गया, और जो कि इस प्रसंग में संगत नहीं है। यहाँ की कवि का आशय है छिप गई या डूबकर अदृश्य हो गई, अंतर्निहित हो गई, डूब गई। और रात्रि के पक्ष में पानी में डूबना या छिपना या सामान्य रूप से संगत नहीं है, परंतु क्षितिज में जहाँ पृथ्वी और आकाश के छोर मिलते हैं, सूरज और चंद्रमा के उदय अस्त होते हैं, लोगों को लगता है कि वे समुद्र में से निकल रहे हैं। वस्तुतः अंतरिक्ष का नाम भी समुद्र है। इसमें कवि यही कहता है कि उषा के सुनहले तीर बरसती, जो उषा के सुनहले, जो सुबह में सूर्य की किरणें तीर बरसती, चारों तरफ तीर की भांति उसकी किरणें फैल गई हैं। जैसे जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जैसे विजय पताका लिए हुए जय लक्ष्मी की तरह उदित हो रही है। इधर पराजित काल रात्रि, और इधर दूसरी प्रतियोगी क्या है, काल रात्रि जो प्रलय था, जो रात थी, वो क्या हो गई है, पराजय होकर जल में अंतर्निहित हो गई। जल में क्या हो गई, अंतर्निहित हो गई। अब देखिए आगे है, वह विवर्ण मुखत्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, और वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। यहाँ पे वह विवर्ण मुख होता है। देखिए विवर्ण माने होता है कि विभीषिका विप्लव के बाद जो फीका कांतिहीन, जिसका कोई रंग नहीं हो जाता, फीका पड़ जाता है, दुखी त्रस्त प्रकृति का। कहते हैं यहाँ प्रलय काल का वातावरण बदलने के लिए, जैसा कि पहले वाली पंक्तियों में प्रसंग रहेगा प्रलय की रात्रि की समाप्ति की चर्चा, जैसे इसका संदर्भ लिखने के लिए आएगा कि प्रस्तुत पंक्ति छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन रचित है वह जयशंकर प्रसाद। अब ये देखिए प्रसंग में इनका लिखेंगे कि नव प्रभात, इसमें प्रलय की रात्रि के समाप्ति की चर्चा पिछले सर्ग के अंतिम पद में की। अब कवि अब नव सर्ग प्रभात का वर्णन, इसमें प्रभात का वर्णन कर रहे हैं, सुबह का वर्णन कर रहे हैं इन पंक्तियों में। अब है वह विवर्ण मुखत्रस्त प्रकृति का आज लगा फिर हंसने। विवर्ण माने होता है जो मुख, विवर्ण फीका पड़ गया था, जिसका रंग खो गया था। अब यहाँ कहते हैं कि प्रलय काल का वातावरण बदलने के पश्चात पुनः प्रकृति आकर्षक हो गई है। इसका वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि प्रलय के विप्लव की इस विभीषिका के कारण फीका या कांतिहीन पड़ा हुआ प्रकृति का मुंह और स्वरूप आज कैसा हो गया है, फीका। जो त्रस्त था प्रकृति, जो प्रलय के बाद इसका मुख जो था फीका पड़ गया था, त्रस्त था, आज फिर से हंसने लगा है। आज फिर प्रकृति फिर से क्या हो गई, हरी भरी हो गई। वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नया सिर से। कहते हैं कि यहाँ पे प्रलय की बरसात बीत गई थी और संसार में पुनः शरद ऋतु का प्रसार होने लगा, शरद का प्रसार होने लगा। तात्पर्य यह है कि प्रलय की निशा में निरंतर भीषण हिमपात, मूसलाधार वर्षा, बवंडर के कारण प्रकृति क्या हो गई थी, शोभाहीन हो गई थी, फीकी पड़ गई थी। कहते हैं कि
पर अब शरद ऋतु का वातावरण छाने से उसमें पुनः हरियाली और पुष्प का विकास लक्षण दिखने लगा। वर्षा बीती हुआ सृष्टि में, और ये जो प्रलय की जो वर्षा थी वो क्या हो गई, बीत गई है, और फिर से अब शरद ऋतु का विकास नए सिर से होने लगा। चारों तरफ हरियाली आ गई, पुष्प फल वृक्षों में लग गए। यहाँ पे प्रलय के बाद का वर्णन कवि ने किया है। अब देखिए दूसरी पंक्ति है, नव कोमल आलोक बिखरता, हिम संस्कृति पर भर अनुराग, शीश सरोज पर क्रीड़ा करता, जैसे मधुमेह पिंग पराग। यहाँ पे भी कहते हैं कि नव कोमल आको, यहाँ कवि शरद के आगमन पर नव प्रभात की शोभा, जैसे शरद ऋतु का आगमन होता है उस समय जो सुबह होती है उसका सुंदरता का वर्णन कवि इन पंक्तियों में कहता है। कहते हैं कि चारों तरफ फैली बर्फ की परत इस प्रभात का नवोदित इसी कारण तीखा लगता हुआ सूर्य का प्रकाश जो सुबह सुबह धूप प्रेम की लाली लिए ऐसा फल रही थी, जैसे सफ़ेद कमल पर मकरंद सहित लाल पीली पुष्परज खेल रही हो। नव कोमल आलोक बिखरता, ऐसे नव कोमल आलोक प्रकाश ऐसे बिखर रहा है, उस पे हिम संस्कृति पर भर अनुराग, जैसे प्रेम भरा हुआ हो। उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे सुबह सुबह की धूप प्रेम की सी लाली लिए फैल रही थी, और जैसे सफ़ेद कमल पर मकरंद, शीत सरोज पर चीड़ा करता, मकरंद मन होता मधुरा, जैसे मधुमेह पिंग पराग, जैसे सरोज पर पुष्प पर क्रीड़ा करता हुआ मधुमेह जैसे उसका रस ले रहा हो। इस भांति जो सूर्य की किरणें हैं वो पत्तों पे पड़ रही है, संस्कृत पड़ रही है, ऐसा मालूम पड़ता है। अब है आगे, धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। धीरे धीरे सुबह का उषा की किरणों का वर्णन है कि जब प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है, कहते धीरे धीरे हिम आच्छादन। इसमें कहते हैं कि पद में प्रभात का वर्णन है, धूप की हल्की कोमल थी, अब धीरे धीरे धूप क्या हो गई है, तीखी हो गई है, उसका वर्णन है इसमें कि सने सने जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर धूप पड़ने से गल जाने के कारण बर्फ का आवरण क्या है, दूर हटने लगा। जब हिमाच्छादन जो बर्फ जो पड़ी थी वो क्या हो गई, हटने लगी। जब धूप कड़ी होने लगती है तो बर्फ जो है गलने लगता है, कहते वो धरातल से हटने लगा, जैसे उसके कारण छिटरे हुए मुरझाए वृक्ष व लताएं ठंडे पानी में धुलकर पुनः हरे भरे दिखाई देने लगे। देखिए ये कितना अच्छा वर्णन कवि ने किया कि प्रकृति में आप इधर देखे हैं कि पहले तो सूर्य, यहाँ पे धीरे धीरे हिमाच्छादन जो बर्फ पड़ी थी, वो उसकी बूंदें पड़ी थी, बर्फ था, वो धीरे धीरे जब धूप तेज होती है तो वो गलने लगता है, हटने लगा धरातल से। धरातल से जो ऊपर मढ़ा हुआ एक चद्दर की भांति मढ़ा हुआ था, बर्फ की जो लेयर थी वो मढ़ा हुआ था, जैसे ही धूप तेज होती है तो वो धीरे धीरे गलने लगता है, जैसे जगी वनस्पतियां आलसाई थी, और जितने भी उसमें दबे हुई वनस्पतियां थी वो जैसे आलस से भरे हुए मुख धोती शीतल, जैसे गल जाते तो हरे भरे पत्ते फिर जैसे लगता है नहा धो के मुँह धो के खड़े हैं। यहाँ पे वर्णन प्रकृति का कवि ने इतना अच्छे से किया है कि जगी वनस्पतियाँ, जब बर्फ की चादर लेयर हट जाती है उनके ऊपर से तो ऐसे लगता है जैसे नहा धो के मुँह धोकर, मुख धोती शीतल जल से, जैसे शीतल जल से मुख धोती हुई वनस्पतियाँ सामने आ रही हैं। देखा जैसा कि पहला पंक्ति में था कि उषा सुनहले तीर बरसती, जब उषा का समय सुबह का समय था, जब सूर्य की किरणें जैसे लगती है जय लक्ष्मी से उदित हुई, उसकी किरणें ऐसे उदित हुई जैसे जय लक्ष्मी मतलब विजय पताका लिए हुए उधर पराजित, जैसे उन्होंने पराजित कर दिया जो प्रलय की रात्रि थी, काल रात्रि थी, उसको पराजित कर दिया। अब वो ऐसे जैसे लग रहा था कि जल में अंतर्निहित हुई। अब दूसरी में था कि वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का, जो प्रकृति का मुख विवर्ण मतलब फीका पड़ गया था, वो त्रस्त दुखी थी प्रकृति, आज फिर से क्या हो गई, हंसने लगी। और वर्षा बीती हुआ सृष्टि में, और जो वर्षा थी, प्रलय की जो वर्षा थी वो बीत गई है, और शरद ऋतु का विकास नए सिर से होने लगा। अब देखिए तीसरी पंक्ति में थी, जब शरद ऋतु आता देखते नई नई कोमल पत्तियां निकलने लगती हैं। अब उस समय का वर्णन है कि नव कोमल आलोक बिखरता, आलोक प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश, ये भी भोर का ही साइन है, सुबह का ही वर्णन है
कि नव कोमल आलोक बिखरता, और नव कोमल आलोक बिखरता हिम संस्कृति भर अनुराग। पूरी संसार में जैसे उसका प्रकाश ऐसे लग रहा बिखर रहा है, सित सरोज पर कीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग। जैसे सरोज पुष्प पर मधुमय जो है, मधु जो है, पिंग पराग भौरा जो है क्या है, कीड़ा कर रहा है, अब खेल रहा है। अब देखिए नीचे पंक्ति में है, धीरे धीरे हिम आच्छादन, धीरे धीरे हिम आच्छादन। जैसे ही धूप जो होती है थोड़ी सी तेज होने लगती है, कड़ी होने लगती है, तो हिम आच्छादन जो बर्फ है, जो बर्फ है वो धीरे धीरे क्या होता है, हटने लगता है, गलने लगता है। कहते हैं कि धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से। धीरे धीरे जो हिम है, जो बर्फ है, धरातल से हटने लगती है, और जो उसमें वनस्पतियां दबी हुई हैं, जो छोटे छोटे, आपने अपने आँखों से इसका देखा होगा कि जगी वनस्पतियां अलसाई, जैसे उसके अंदर से मुरझाई जो वनस्पतियां हैं वो ऐसे निकल रही हैं जैसे मुख धोती शीतल जल से, जो गल जाता है बर्फ तो वो लगता है पानी से भीगा हुआ मुंह। नायिका का वर्णन करते हैं कि जगह वनस्पतियां अलसाई, अलसाई हुई सी वनस्पतियां जो हैं मुख धोती शीतल जल से, ऐसे लगता है कि शीतल जल से मुख धोती हैं। अब आगे की पंक्ति की, आगे की पंक्तियों में जैसे कि आपने सुबह उषा की किरण के बारे में वर्णन देखा कामायनी में, अब इसमें है नेत्र निमिलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलद लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। देखिए इसमें प्रकृति के वर्णन, प्रकृति का वर्णन करना है। जब सुबह सुनहले किरणों को देखा कि किरणें जब आती हैं और उस समय जब हिम गल जाता है और पत्तियां जो हैं, वनस्पतियां जो हैं वो जैसे मुंह धोकर खड़ी हुई हों, इस प्रकार वर्णन किया गया। अब आगे की पंक्ति में कि नेत्र निमिलन, यहाँ पे उन्होंने कहा कि सूर्य का तेज तीक्ष्ण होने, जब तेज धूप तेज हो जाती है, सर्दी का प्रभाव मिट गया, प्राकृतिक पदार्थ हरे भरे होने लगे। इस आशय को कवि यहाँ पे कह रहा है कि अब सूर्य का तेज इतना तीखा हो गया है कि उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है, आंखें क्या होनी है, चुंधियाने लगी है, नेत्र निमिलन करती मानो, जैसे नेत्र का मिलन कर रही है, प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने। ऐसे प्रकृति प्रलय की रात भी सोने के पश्चात मानो फिर से जागने लगी है, और जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। और जो जलधि है, जागते समय जब आंखें भी मीच रही थी और समुद्र की लहरियां भी अंगड़ाई बार बार सोने जा रही है, ऐसे अंगड़ाई ले रही है जैसे बार बार सोने जा रही है। प्रकृति का वर्णन यहाँ पे कवि कह रहा है कि समुद्र की लहरें बल खाती हुई शांत हो जाती हैं और विलीन हो जाती हैं। तात्पर्य है कि वह सागर भी क्या हो रहा है, शांत हो चला है, ऐसा प्रलय के बाद लग रहा है। और प्रकृति जो है, इस समय धूप इतनी तेज है कि नेत्र भी जो क्या है, सीधे देख नहीं पा रहे हैं। कहते हैं जलधि लहरियों की अंगड़ाई, और जलधि जो समुद्र की लहरें जो हैं वो भी अंगड़ाई लेती हुई शांत हो जा रही हैं, जैसे बार बार जाती सोने, जैसे बार बार सोने जा रही हूँ। ऐसा प्रकृति की लहरियाँ और मानवीय भावना का आरोप किया गया है। मानव जब सोकर उठता है तो सामने आते प्रकाश को सहसा सह नहीं पाता, ऐसा इसलिए एक बार आंखें मीच लेता है। यही कवि का तात्पर्य है कि आंखें खेलने से निमिलन प्रयोग असंगत होगा, तब उन्मिलन लेता है। और कवि कहता है कि पर ऐसी भूल प्रसाद सदस्य कवि नहीं कर सकता, इसलिए आंख मसलना या आंखें मीचना यही आशय उचित है। जैसे आंखें सो के उठते हैं तो आंखें नेत्र निमिलन करती हुई और आंखों को मलते हुए प्रकृति अचानक सामने देखने से आंखें क्या होती, चौंधिया जाती है। ऐसे ही प्रलय के बाद जो है प्रकृति जलधि की लहरियाँ भी, जलधि जो है सागर है, उसकी लहर जो है अंगड़ाई ले रही है, जैसे बार बार सोने जा रही है। ऐसा कवि यहाँ पे वर्णन कर रहा है कि समुद्र की लहरें अंगड़ाइयाँ बार बार सोने जा रही थी, जैसे बल खाती हुई शांत हो रही हैं, विलीन हो जाती हैं, जैसे सोने जा रही है। अब आगे की पंक्ति में है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। अब प्रलय बीत जाने के कारण समुद्र का पानी जो कुछ उतर चला है, भूमि उससे बाहर आई थी, पर कुछ भाग अभी पानी में डूबा है। इसमें पृथ्वी पानी से बाहर आई थी परंतु उस पर किसी प्रकार की हलचल न थी। इसी आशय को लेकर कवि इस पंक्तियों में कहते हैं कि सिंधु सेज पर धरा वधु, जैसे सिंधु सेज पर धरा वधु की भांति, जैसे वधु पहली बार आती है तो वो संकुचित हुई सेज पर बैठी है, इसी तरह धरा भी क्या है,
सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए ऐठी सी। जैसे प्रलय की जो रात बीती है उसकी जो हलचल है वो अपनी यादों में सोच कर जैसे ऐठी सी वो बैठी संकुचित। कहते हैं कि पृथ्वी जो नववधु सागर के ऊपरी सतह रूपी सैया पर कुछ सिमटी हुई बैठी थी। लगता था मानो वह बीती प्रलय की रात में हलचल या खटमट का स्मरण करती हुई रूठी हुई या अकड़ कर बैठी हो। यहाँ पे कवि का तात्पर्य है कि अब पृथ्वी पहले की भांति विचलित नहीं हो रही है, सागर से शांत हो जाने से स्थिर हो गई है। कुछ भाग अभी पानी में डूबा होने से क्षेत्रफल कुछ घटा हुआ है, उस पर प्राणियों की गतिविधियां अभी आरंभ नहीं हुई है। ऐसे ही जैसे प्रलय निशा की हलचल जो थी उससे जैसे सुबह उठकर कोई नववधु बिस्तर पर लाज के मारे सिमटी सी बैठी होती है, उसी प्रकार ये जो बीती रात किसी बात को याद करे प्रियतम से रूठ कर अखड़ी रहती है, उसी प्रकार जो प्रकृति है वो प्रलय निशा की हलचल। कहते कि सिंधु सेज पर धरा वधु, जो सिंधु सेज पर धरा वधु, जो वधु रूपी धरा है वो संकुचित से बैठी है। जैसे प्रलय निशा की हलचल, जो प्रलय निशा की हलचल थी रात्रि में, जो कालरात्रि हलचल थी वो उसकी याद में या उसकी स्मृति में कुछ मतलब गुस्से में या संकुचित होकर क्या की है वहाँ पे बैठी। जैसे यहाँ पे एक ऐसी नारी के साथ वर्णन किया गया है जो पहली बार आती है और अब प्रियतम से दुखी होकर या प्रियतम से कहते हैं कि अकड़ी सी रहती है, कुछ न बोलती है न कुछ कहती है, ऐसी ही धरा की हुई हालत है। अब देखिए, देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन विश्व का नव एकांत, जैसे कोलाहल सोया हो हिम शीतल जड़ता सा शांत। इसमें देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन विश्व का नव एकांत, इसमें कहते हैं प्रकृति उस परिवर्तित वातावरण को देखने से मनु के हृदय पर हुई प्रतिक्रिया का वर्णन करती है। कहती है कि मनु ने प्रलय का उपद्रव शांत होने के पश्चात शरद ऋतु के आगमन से अति स्मरणीय जो था, जैसा कि आपने देखा प्रलय के बाद जब शरद ऋतु आती है, नई कपोले, नए पौधे, प्रकृति का नया आगमन होता है, उस समय कहते हैं कि उन्हें लगा वहाँ संसार भर का शोरगुल प्रलय काल में पड़े बर्फ की ठंड से उत्पन्न जड़ता या निष्क्रियता की भांति थक कर सो गया है। तात्पर्य यह है कि वातावरण बहुत ही सुहावना या था जो प्रलय की उस भीषण घटना के पश्चात और भी सुंदर लग रहा था। निर्जन होने के कारण वहाँ सर्वथा नीरवता है, जैसे कोलाहल सोया हो। जैसे प्रलय के बाद पूरा वातावरण कैसा हो गया था, शांत हो गया था। सोया हो हिम शीतल जड़ता सा शांत, कहते जड़ता की भांति हिम जो हिमखंड है सभी शांत होकर सोए हैं। देखा मनु ने वह अतिरंजित, देखा जैसा कि हमने सारांश में बताया था कि मनु जब प्रलय के बाद एक मनु ही अकेले बचते हैं और वो देखते हैं कि चारों तरफ प्रकृति जो है फिर से हरी भरी हो गई है। विश्व का एक नया एकांत जो विजन था, एकांत सुनसान जगह था, वहाँ जैसे कोलाहल सोया हो। पहले प्रलय के बाद जो कोलाहल था वो अब क्या हो गया, शांत हो गया। सोया हो हिम शीतल जड़ता सा शांत, एकदम जड़ता की भांति शांत हो गया है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि वातावरण बहुत ही सुहावना था जो प्रलय की उस भीषण घटना के पश्चात और भी सुंदर लग रहा था। और निर्जन होने के कारण वहाँ सर्वथा क्या है, नीरवता है, शांत है, चारों तरफ नीरवता है। अब देखिए, इंद्रमणि महाचषक था सोम रहित उल्टा लटका, आज पवन मृदु सांस ले रहा जैसे बीत गया खटका। यहाँ प्रलय के पश्चात निर्मल आकाश वायु का वर्णन कवि कहता है कि इंद्र जैसे मनु प्रलय से पूर्व यज्ञ करते थे और अवसर पर ऋषि के सहित सोमरस का पान करते थे। सोमरस सोमलता का रस होता है। आजकल के कुछ विचारक उसको मदिरा मानते हैं। मनु को शांत और निर्मल आकाश सोमरस से खाली नीलम के चौड़े कटोरे के समान लग रहा था। इंद्र नीलमणि महाचषक था सोम रहित उल्टा लटका। जैसे मनु को शांत और निर्मल आकाश सोमरस से खाली नीलम के चौड़े कटोरे के समान लग रहा था। क्षितिज के कोण उस कटोर के किनारे समझ लिए गए थे। देखिए, इसमें कहा कि मन साय साय की आवाज़ मनु को उसकी हल्की
सांस लग रही थी। इंद्र नीलमणि महाचषक था, सोम रहित उल्टा लटका, आज पवन मृदु सांस ले रहा। आज पवन प्रलय के बाद ये जो हवा है वो आज सांस ले रही है, जैसे बीत गया खटका, जैसे सब कुछ ठीक हो गया, जो आने वाला प्रलय था सब कुछ शांत हो गया, इसके मन से वो खटका आज गहरी, जैसे व्यक्ति होता है, कोई प्रलय होती है, कोई ऐसी घटना होती है जिसके बाद वो क्या होता है, सामान्य होता है, कहता अब बहुत बड़ी जो घटना थी वो मिट गई है, अब शायद ऐसा नहीं होगा, राहत की सांस लेते हैं। यहाँ पे कि आज पवन मृदु सांस ले रहा, आज मृदु मधुर सांस ले रहा है हवा भी, कि अब ये लग रहा है खटका समाप्त हो गया है। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, नेत्र निमिलन करती मानो प्रकृति पर बुद्ध लगी होने। यहाँ पे नेत्र निमिलन मतलब कि सूर्य का जब प्रकाश तेज हो जाता है, तीखा हो जाता है, उसकी ओर देखना कितना कठिन हो जाता है, उसी समय प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कवि कि आंखें चुंधियाने लगती। प्रकृति प्रलय की रात भी सोने के पश्चात मानो फिर से जागने लगी थी। बहुत देर बाद थक के आदमी सो जाता है, सोने के बाद जब आंख खुलती है तो मतलब सूर्य प्रकाश से क्या होती है, जागते हुए आंखें भी मीच रही थी और समुद्रों की लहरें अंगड़ाई बराबर सोने जा रही थी। समुद्र की लहरें बल खाती हुई शांत हो जाती है और विलीन हो जाती है। तात्पर्य है कि अब सागर भी शांत हो चला था, अब सागर भी क्या है, प्रलय के बाद शांत हो गया है। फिर है सिंधु सेज पर धरा बधू, सिंधु सेज पर धरा बधू, इसमें कहते हैं कि सिंधु सेज पर धरा बधू, प्रलय बीत जाने के कारण समुद्र का पानी कुछ उतर चला था और भूमि उससे बाहर न आई थी, निकल आई थी, पर कुछ भाग अभी भी पानी में डूबा हुआ था, जैसे पृथ्वी पानी से बाहर हो गया। सिंधु सेज पर धरा बधू, इसमें धरा बधू, सिंधु सेज पर एक धरा बधू, ये धरती बधू की भांति, एक नई नवेली दुल्हन की भांति अब तनिक संकुचित बैठी सी, संकुचित होकर बैठी है। प्रलय निशा की हलचल, जैसे प्रलय की निशा की जो हलचल थी स्मृति में मान की ऐठी सी, जैसे जो स्मृति उसकी जो यादें थी उसको सोचकर, जैसे प्रलय की जो घटना बीती है उससे अकुलाहित होकर या एकाग्र होकर वो क्या हो रही है, ऐठी सी, मतलब बैठी हुई है। यहाँ पे धरा वधू को एक ऐसी वधू से लिया गया जो अपने पति से दुखी, कहते हैं कि अब लाज में बिस्तर पर लाज से सिमटी हुई बैठी रहती है और रात में किसी बात को याद करके प्रियतम से रूठ कर अकड़ी रहती है, कुछ न बोलती है। ऐसा ही इस समय धरा वधू की भी हालत हो गई है। देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन विश्व का नव एकांत, जब मनु प्रलय के बाद एक मनु ही बसते हैं और जैसे ही वो विश्व का नव अतिरंजित विजन, जहाँ पे कोई सब नीरव था, निशान था, विश्व का नव एकांत जगह जैसे कोलाहल सोया हो, जैसे एक प्रलय की रात जो कोलाहल था, शोर था, वैसे सो गया हो। हिम शीतल जड़ता सा शाम, जैसे हिम शीतल ठंड एकदम शांत नीरव हो गया, नीरवता हो गया, जड़ता सा शांत हो गया। इंद्र नीलमणि महाचषक था, सोम रहित उल्टा लटका। इंद्र नीलमणि, नीलमणि जो होता है कटोरा, मतलब नीलमणि कटोरा जैसे सोम रस की भांति उल्टा लटका था। आज पवन मृदु सांस ले रहा, आज चारों तरफ जैसे मदिरा को यहाँ पे कहा गया कि सब क्या है, एकदम शांत है, रमे हुए हैं। आज पवन भी क्या है, सांस ले रहा है, मृदु सांस ले रहा, जैसे बीत गया खटका, और जैसे उनके मन से वो खटका निकल गया है। वो प्रलय की रात अब बीत गई, अब जो आने वाला कष्ट था वो समाप्त हो गया। ऐसा सोचकर पवन भी क्या हो रहा है, खुलकर मृदु रूप से सांस ले रहा है। अब कमायनी की अभी पंक्तियां हैं जिसको समाप्त करते हैं।